हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का यूपी में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, वैसे तो आप लोग की बाकी भी 3 चीजें आनी हैं कि जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनके जो 50 क्वेश्चन आपके आने हैं उससे रिलेटेड आप लोग की वीडियोज आएंगी, जिसमें कि उसकी प्रिपरेशन या अभी तो प्रिपरेशन तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं या आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग की तैयारी पूरी हो चुकी होगी तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन कि कैश बुक जो हम बनाते हैं, कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें डेबिट शेष अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है। बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर कैश बुक जो प्रिपेयर की जाती है आपका एक साइड डेबिट का होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, डेबिट साइड में जो भी रिसीव हुआ होता है हमको, यानी कि जो भी हमारे पास कैश आया है, कैश रिसीव हुआ है, वो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। और जो भी कैश हमने पेमेंट किया होता है, क्योंकि कैश बुक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जितना भी कैश में ही ट्रांजेक्शन आपने किया है, चाहे वो रिसीव किया हो या फिर आपने पेमेंट किया हो, वो सब कैश में ही हमने किया है। तो अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर डेबिट शेष है, डेबिट शेष का मीन्स ये है कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर टोटल जो आ रहा है डेबिट साइड का आपका 10,000 आ रहा है और इधर का टोटल जो आपका आ रहा है क्रेडिट साइड का वो कितना आ रहा है 8,000 के करीब। यहाँ पर आपने सपोज कर लीजिए 8,000 आ रहा है, तो 10,000 है, इधर 8,000 है, तो क्या है 2,000 डेबिट का एक्स्ट्रा है, शेष है, बैलेंस में है। वो किधर जाएगा, वो आप क्रेडिट साइड में लेकर के जाएंगे और यहाँ पर टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो है ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ये होगा डेबिट शेष। डेबिट साइड का रिसीविंग का है मीन्स बड़ा है, तो क्या है फेवर में है, अनुकूल है, फेवरेबल बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये मीनिंग हो जाती है डेबिट बैलेंस की। अगर कहा जाए कैश बुक में बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैं एक एक चीज आप लोग को बताऊंगी कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा। अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो उसमें आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कैश बुक में आपका जो होता है या तो इक्वल रहता है या तो डेबिट शेष ही डेबिट बैलेंस ही रहता है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कैश बुक हमेशा किस तरह का बैलेंस रखती है, तो वो हो जाता है हमारा डेबिट बैलेंस। ये भी ध्यान में रखना है, क्यों रखती है, क्योंकि इधर रिसीविंग होती है, इधर पेमेंट होता है, और जितना आपको रिसीव हुआ है उससे ज्यादा आप पेमेंट तो नहीं कर देंगे ना, तो इस वजह से जितना रिसीव हुआ या तो इक्वल होगा या तो डेबिट बैलेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय बीजक सबसे पहले कहाँ पर दर्ज किया जाता है, यानी कि कहाँ पर दर्शाया जाता है। सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट इंटर्ड इन कैश बुक, द सेल्स जर्नल, या फिर सेल्स अकाउंट में, या फिर परचेज जर्नल में। तो जो विक्रय बीजक होता है, सेल्स इनवॉइस होता है, आप सबसे पहले उसको कहाँ पर शो करते हैं, तो उसे हम सेल्स जर्नल जो बनाते हैं वहां पर शो करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी एंट्रीज आप कर रहे हैं सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं वो जर्नल में होती है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रतिधारित आय विवरण दर्शाता है, रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट डिपाइट्स, यानी कि जो रिटेन अर्निंग होती है, प्रतिधारित आय है, वो स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट, नन ऑफ द ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें क्या चीज होती है, क्या पता चलता है, तो लाभों का विनियोजन होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि कहाँ कहाँ पर लाभ आपने विनियोजित किया है, उसका एक स्टेटमेंट होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक खाते हैं। तो यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि कौन कौन से आपके रियल अकाउंट होते हैं, नीचे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ड्राइंग, कैश, कैपिटल, मशीनरी, डिप्रिसिएशन। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं, वास्तविक खाते, वो अकाउंट्स जो कि किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं, वो एसेट आपकी करेंट भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एसेट है वो देख लीजिए। पहला तो कैश हो जाएगा, नगद आपकी करेंट एसेट है, इस तरह की एसेट है आपकी कैश करेंट एसेट है। और मशीनरी ये किस तरह की एसेट है, ये आपकी फिक्स एसेट हो जाएगी। तो यही दो क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट है। तो ए और डी, अब सॉरी ए, बी और डी। अब बी और डी किसमें है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा बाकी के अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो कौन से अकाउंट हैं? कैपिटल अकाउंट, पूंजी जो खाता होता है वो कौन सा है? तो पूंजी खाता हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग भी हमारा क्या हो जाता है? ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अब एक आता है आपका डिप्रिसिएशन, हिरास। डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि डिप्रिसिएशन या फिर जो हिरास लगता है एसेट्स पर, वो कौन सा अकाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन है। सैलरी पेड टू स्टाफ ऑफिसर्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की जो सैलरी पे की जाती है स्टाफ को, तो वो किस तरह का हमारा अकाउंट होता है? तो कोई भी एक्सपेंस किया जा रहा होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा या फिर कोई लॉस होगा, तो वो क्या होता है? वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, आवासीय खाता होता है। इस तरह के बहुत देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बनते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना हो। ऐसे ही छोटे छोटे इजी से क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो ये आपका कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन, सैलरी क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन इसी सैलरी के आगे, इसी वेतन के आगे आपका आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगा दिया जाए। इसी के आगे अगर हम लिख दें, सैलरी ना लिख करके लिख दें प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड क्या हो जाता है? यानी कि पूर्वदत्त। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि ये पूर्वदत्त वेतन है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाता है? अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी भी अकाउंट के आगे, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर आपका आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, व्यक्तिगत खाता बन जाता है। तो इस पॉइंट को जरूर से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है और वहीं पर आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या आंसर है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय लेखांकन संबंधित है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील से। जो वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वो किससे रिलेटेड होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वित्तीय लेखांकन आपका किससे रिलेटेड है? लेन देन की रिकॉर्डिंग करना, लेन देन को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और सारांशित करना, केवल वित्तीय विवरण तैयार करना, बही खाता रखना और वित्तीय विवरण तैयार करना। तो यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं कहलाती है। द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नोन एज कैश बुक, जर्नल, लेजर, परचेज बुक। तो जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं, सारे अकाउंट्स रखे जाते हैं, वो कौन सी होती है? वो आपकी लेजर कहलाती है, खाता बही कहलाती है। सिर्फ बही नहीं होगा, खाता बही होगा, कि जिसमें सारे अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं, सारे अकाउंट्स रखते हैं, उसमें एक कंप्लीट जो होती है उस बुक कहा जाता है। कौन सी बुक होती है? वो लेजर कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जगह या बहुत एग्जाम्स में आप लोग का आया हुआ है। प्रीवियस ईयर 2022 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू ऑफ कॉस्ट इन ब्रांच अकाउंटिंग। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ मार्जिन शाखा लेखांकन में लागत के बराबर है। ये क्वेश्चन आपके कई जगह अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे से इसको गलत कर देते हैं। 20%, 33 कहिए या 1/3%, 30%, 25%। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो गया? कैसे इसको सॉल्व करना है? बहुत ही इजी तरीका है इसको निकालने का। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम, इतना हमको पता है कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? अगर आप सेल में से, जो आपने सेल है उसमें से हम लेस कर देते हैं प्रॉफिट को, सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, तो हमारे क्या निकल करके आ जाता है? कॉस्ट निकल करके आ जाता है। इसी तरह अगर हमसे कहा है कि सेल कैसे निकलती है, तो कॉस्ट में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कैसे निकालना है? सेल में से कॉस्ट को लेस कर दीजिए, प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये आपको याद रहना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको बता रहा था कि जो विक्रय मूल्य है 25% का लाभ मार्जिन शाखा लेखांकन में लागत के बराबर है। यहाँ पर 25% जो है प्रॉफिट मार्जिन है सेलिंग प्राइस पर, जो कि आपके कॉस्ट के इक्विवेलेंट है। तो अब आपको इसे निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सेल को मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए सेल को मान लेते हैं 100।
तो प्रॉफिट 25% सेल पर ही था, तो कॉस्ट कितनी निकल के आई, कॉस्ट निकल के आई 75। ये परसेंट में ही समझ लीजिए, परसेंट में निकाला गया है। तो कॉस्ट कितनी निकल करके आई हमारी, 75% निकल के आ गई। अब इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इसको निकालने के लिए कॉस्ट को, ये कितना परसेंट आएगा, अगर इतना ही हम कॉस्ट पर इस प्रॉफिट को देते तो कितने परसेंट होता। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 25%, इसको वैसे लिख लीजिए, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में कॉस्ट आ जाएगी जो कि हमने निकाली है कितनी, 75। तो यहाँ पर ये 75, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम चला गया। अब 3 से अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, तो निकल करके हमारा 33.333 ही करके आपका आएगा। इसको और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो किस पे दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर ये 25% सेल्स पर दे रखा था और आपको निकालना था कि अगर हम इतने ही प्रॉफिट को कॉस्ट पर देखें तो वो कॉस्ट का कितने परसेंट होगा। सेम वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो कई बार आपको यहाँ पर लेस करना है, कई बार नहीं करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि द फॉलोइंग, यहाँ पर कि द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के संबंध में आपको कुछ डेटा दे रखा है। क्या डेटा है, ओपनिंग डेटर बताए हैं 12,000 के, क्लोजिंग डेटर हैं 15,000 के, क्रेडिट सेल है 28,000 की। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ग्राहकों से प्राप्त नकदी की राशि निकालनी है कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें कस्टमर से कितना रिसीव हुआ है। हमारे ओपनिंग डेटर बता दिए हैं, क्लोजिंग बता दिए हैं और क्रेडिट में हमने सेल कितनी की है ये बता दिया है। हमको निकालना है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है ओपनिंग डेटर कि हमारे प्रारंभिक देनदार जो थे वो कितने थे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी गिवन है 12,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर दीजिए जो आपकी क्लोजिंग सेल थी, यानी कि जो क्रेडिट सेल थी, जो आपकी उधार बिक्री आपने करी है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कितनी थी, 28,000 की। तो ये निकालने का एक समझ लीजिए तरीका है, वैसे अकाउंट बनाकर भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 40,000। अब इसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग जो डेटर हैं वो दे रखे हैं, उनको हम लेस करेंगे। कितने हैं, 15,000, इसको लेस कर दीजिए। अब कितना रिमेनिंग बचेगा, 25,000। यही 25,000 क्या हुआ है, हमको कस्टमर से रिसीव हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब भी आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार में बिक्री करते हैं, तो क्या बनते हैं आपके डेटर्स बनते हैं। और अगर आप सप्लाई कर जो है कहीं से कोई सप्लायर है जो आपको सामान को भेज रहा है, वो उसको दे रहा है और आपने क्रेडिट पे लिया है, तो बनते हैं क्रेडिटर्स। इनको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर डेटर्स से जो हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है अमाउंट, वो हो जाएगा 25,000 का। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके आया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस स्पेशली न्यूमेरिकल जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए आपको इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस पर सहमति न होने की स्थिति में राशि अस्थायी रूप से इसमें डाल दी जाती है। इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट इज टेम्परेरी पुट टू डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, सस्टेंस अकाउंट। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं और वहां पर एक साइड डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि आपके दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। लेजर में जो बैलेंस लेजर आपने बनाया है, जो उसमें अकाउंट रखे जाते हैं, उन अकाउंट्स का जो भी बैलेंस होता है, बैलेंसिंग अमाउंट होता है, उससे आपका क्या प्रिपेयर किया जाता है, उससे हम ट्रायल बैलेंस जो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आते हैं, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसे हम सस्टेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि सस्टेंस अकाउंट तो हमने बना लिया, अब इस सस्टेंस अकाउंट से में जो अमाउंट होता है उसको आप कहाँ दिखाएंगे। तो जो सस्टेंस अकाउंट का अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है बैलेंस शीट में। उसे आप कहाँ दिखाते हैं, उसे आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं।
तो ये पूरी प्रोसेस को समझना आपके लिए ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग के, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको पूरी तरह से एक-एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को एग्जाम में अपने सॉल्व कर पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर ले यहाँ पर कि उसकी राशि को या सस्पेंस अकाउंट को आगे आप कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है कि लेखांकन की सीमा नहीं है, यानी कि लिमिट नहीं है अकाउंटिंग की। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कोई होगा जो अकाउंटिंग की लिमिट ना होकर उसका हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर उसका फीचर, उसकी क्वालिटी हो। तो क्या है, लेखांकन परंपराओं के आधार पर होती है, ये भी सीमा है एक, क्योंकि जो एक परंपराएं बनाई गई हैं, जो एक कन्वेंशन रखे गए हैं, उन्हीं पर बेस्ड होती है ये। कानूनी मामलों में साक्ष्य, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, तो ये वाला पॉइंट ही आपका क्या है, इसका एक ये कहिए एडवांटेज है, इसका एक फीचर है कि उसकी विशेषता है, गुण है उसका एक, कि इसमें जो भी आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपने रखे हैं उन रिकॉर्ड्स को आप कहीं भी कोर्ट तक में लेकर जाया जा सकता है एक एविडेंस के तौर पर। तो यहाँ पर क्या है, कानूनी मामलों में साक्ष्य नहीं, तो ये इसकी एक लिमिटेशन नहीं है, इसकी एक बेनिफिट है। तो अधूरी जानकारी कई बार हो सकती है, गुणात्मक जानकारी ये भी आपका एक ये रहता है कि इसमें क्वालिटेटिव जो होती है, सिर्फ हम ध्यान जो देते हैं वो देते हैं मात्रात्मक क्वांटिटेटिव पर, लेकिन क्वालिटेटिव चीजों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रांजेक्शन से नहीं चलती, किस तरह से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज उनमें, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दी जाती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अकाउंटिंग की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज net profit less expenses of the period, excess of sales or cost of goods sold, excess of sales or purchase, net profit plus income of the period। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे, पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है, जो आप फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, व्यापारिक खाता जो आप बनाते हैं, तो उससे निकल के हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जब ग्रॉस प्रॉफिट से ही आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा निकल करके आता है नेट प्रॉफिट। तो ध्यान में रखिएगा किससे क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उससे निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन पूछे अगर कि नेट प्रॉफिट हमारा किस अकाउंट से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बड़ा होता है ग्रॉस प्रॉफिट से छोटा होता है, नेट प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से कम होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर अगर सिंपल आपको इस तरह से लिख दिया जाए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, को शॉर्ट में लिखा जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने की या विक्रय करने की लागत हो जाती है। तो सेल्स में से जब आप बेचने की लागत को, विक्रय की लागत को हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगी, लेकिन अब इस तरह से नहीं लिखा, तो आपको इसको समझना है। यहाँ पर जो दे रखा है बी वाला ऑप्शन कि एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची की वस्तुओं की लागत से अधिक बिक्री जो होती है उससे निकल के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर लिमिटेड टाइम में यही क्वेश्चन आपको घुमा देगा, देखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी अच्छे से, उतना ही ईजी आपके लिए सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभिक खर्चों को बैलेंस शीट में शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एक चीज तो क्लियर हो गई, उसे कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब हम किस हेड में दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके एसेट में आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि है तो एक्सपेंसेस, लेकिन उसको आप समझें कि लायबिलिटी, लेकिन ये लायबिलिटी नहीं होते, ये आपके एसेट होते हैं। आप किस में दिखाए जाते हैं, किसके अंडर में आते हैं, तो ये आपके जो आएंगे ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो होते हैं इसके अंडर में आते हैं। और जो एसेट साइड बैलेंस शीट का होता है उसमें सबसे लास्ट में, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे, करंट आती हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है, सबसे लास्ट में जो दिखाते हैं वो हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, उसी में आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विनिमय बिलों में कौन पक्षकार नहीं, यानी कि जो हु इज नॉट ए पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसमें कौन एक पार्टी नहीं होती है, जो आहर्ता है, भुगतान करता है, निवेशक है, समर्थन करता है। ड्रायर है, ड्राई है, इन्वेस्टर है, इंडोर्सर है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, निवेशक का इसमें कोई काम नहीं होता, एक लिखने वाला होता है, एक बैंक, दोनों सबके बैंक होते हैं, इनके पास लिखा जा रहा होता है, जो लिखने वाला है, जो बीच का व्यक्ति होता है, और तीसरा व्यक्ति, तीन होते हैं पक्षकार या चार पक्षकार होते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर कुछ नहीं होता, तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटरी पब्लिक द्वारा किसी बिल को रोककर अनादर का औपचारिक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इशू ए फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर बाय नोटरी पब्लिक टू द होल्ड ऑफ ए बिल इज नोन एज नोटिंग, प्रोटेस्टिंग, मार्किंग या फिर इंडोर्सिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है तो किसी बिल को अगर रोका जा रहा है जिससे कि डिसऑनर हो रहा है, उसके लिए जो एक फॉर्मल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो विरोध करना कहलाती है, प्रोटेस्टिंग कहलाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year zero based budgeting was implemented in India as a method of assessing expenditure budgets। भारत में व्यय बजट के आकलन की एक विधि के रूप में शून्य आधारित बजटिंग किस वर्ष लागू की गई थी, 1985, 86, 88, नन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जीरो बेस्ड बजटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये पूछता है कहाँ से शुरू हुई थी, ये पूछता है किसने शुरुआत करी थी, किस सन में हुई थी, जैसे कि यहाँ पर भारत के विषय में पूछा गया है कि कब से शुरुआत करी गई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1986 से हुई थी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग की स्टार्टिंग किसने करी थी, किसने शुरुआत की थी, प्रारंभकर्ता कौन था इसका, तो इसके प्रारंभकर्ता कौन थे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए, थोड़ा सा देखिए, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में सर्च करिए, थोड़ा सा जानिए, जब आप चीज़ों को जानते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें और भी बहुत से पॉइंट आपको मिलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे ढूंढ कर बताइए कि किसने इसको स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राप्त एवं भुगतान खाते की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश एंड बैंक आइटम्स इन वन कॉलम, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गैर लाभ उद्देश्य से बनाई गई संस्थाएं होती हैं, वहां पर ये अकाउंट रखा जाता है। तो अब इसकी विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। नगद लेन देन का सारांश है, नगद और बैंक को एक कॉलम में दिखाते हैं, पूंजी और आयगत के बीच में कोई अंतर नहीं होता, ये सभी। तो अगर हम बात करें कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो ये तीनों ही फीचर्स हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये आपकी किस तरह से बनती है, कैश बुक, जैसे कि आप बनाते हैं कैश बुक, सेम एज इट इज ये कैश बुक की तरह ही बनती है। तो जितने भी आपने कैश में पेमेंट किए वो सब दिखाए जाएंगे, इसमें आप रेवेन्यू और जो भी आपके वैसे ट्रांजेक्शन होते हैं कैपिटल नेचर के, दोनों के बीच में अंतर नहीं होता, दोनों ही दिखाए जाते हैं, और आपका यहाँ पर नगद और बैंक दोनों आइटम से आपके एक कॉलम में दिखाए जाएंगे। तो कैश बुक की तरह एज इट इज होती है, इसका ध्यान में रखिएगा। यह भी क्वेश्चन कर सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, तो वो आपका हो जाता है कैश बुक। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त एवं भुगतान खाता दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश एंड बैंक बैलेंस, एसेट एंड लायबिलिटीज, कैश एंड क्रेडिट बैलेंस। तो अभी इसके बारे में हमने समझा ही कि ये क्या होता है। तो मेनली आपके जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वही दिखाए जाते हैं, अब चाहे वो कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो। तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पर ये दिखाता है कैश और बैंक बैलेंस, कि कितना आपके पास कैश है और कितना बैंक में आपके पास बैलेंस है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां प्रति शेयर बही प्रति शेयर वार्षिक मूल्य निगम कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन बुक वैल्यू पर शेयर is less than real value per share, the corporation is said to be under capitalized, over capitalized, optimum capitalized, standard capitalized। तो यहाँ पर आपका जो एक पूंजीकरण चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटलाइजेशन है, उस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक जो शेयर है उसकी जो बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य जो है वो कम है उसके वास्तविक मूल्य से, यानी कि वास्तविक मूल्य उसका ज्यादा है लेकिन उसका पुस्तक मूल्य जो है वो कम है। तो इस कंडीशन में जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहलाएगी, कम पूंजीकृत है, अत्यधिक पूंजीकृत है, इष्टतम है या फिर मानक पूंजीकृत है। तो ऐसे सिचुएशन में जो संस्था होती है वो अंडर कैपिटलाइज कहलाती है, कम पूंजीकृत कहलाती है, जब आपकी रियल वैल्यू पर शेयर की क्या होती है, ज्यादा होती है लेकिन बुक वैल्यू कम होती है।
अगर इसी के अपोजिट कर दीजिए कि ये साइन ऐसे ना लगा होकर के आपका ये साइन ऐसे लगा होता तो ये ओवर कैपिटलाइज हो जाती, अधिपूंजीकृत हो जाती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, और दोनों को ही याद रखिएगा, चाहे ऐसे पूछे या वैसे पूछे। ये क्वेश्चन आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी व्यवसाय द्वारा किए गए लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया विवरण कहा जाता है। The statement prepared determine the profit or loss made by a business is called the statement of affairs, statement of operations, statement of profit or loss, all of them। तो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को बताने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसकी यहाँ पर बात कही जा रही है स्टेटमेंट की ही, तो वही आपका आंसर भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुछ क्वेश्चन आपके इजी भी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, तीनों को मिलाकर पेपर बनता है। अगर आपकी तैयारी तीनों की ही है तभी आपका बेस्ट स्कोर आप कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी कम होती है, नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, तो आपको 100% अपना देना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल, परमानेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑडिट है, ऑडिटर है, और प्रोग्राम अपना प्रिपेयर करता है, ऑडिट असिस्टेंट जो होते हैं उसको वो तैयार करते हैं मिलकर के, तो वो कार्यक्रम जो है किस तरह का होना चाहिए? तो यहाँ पर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा सकें, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि परमानेंट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरा जाता है। अ वैकेंसी caused by resignation of an auditor is filled by board of directors, managing director, journal meeting, central government। ऑडिटर है, अगर उसने रिजाइन किए कर दिया है जिससे कि वो वैकेंट हो गई उसकी पोस्ट, तो वहां पर उसको फिल करना है, तो उसको किस तरह से किया जाएगा? तो वो सामान्य बैठक होती है, जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इसको एजीएम भी बोला जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम होती है, जनरल मीटिंग होती है, उसमें उस रिक्ति को भरा जाता है। तो कई आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है कि अंशधारी अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? अंशधारियों द्वारा की जाती है, शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि फर्स्ट ऑडिटर जो प्रथम यहाँ पर जो पहला अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है, फर्स्ट ऑडिटर होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है। इसको शॉर्ट में बीओडी बोला जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की। अगर प्रथम अंकेक्षक लिखा हो तो आपका आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। अगर लिखा हो सामान्य, एक नॉर्मल अंशधारी, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि अगर सामान्य अंकेक्षक एक अंकेक्षक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंशधारी। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो करते हैं, कहाँ करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लेखांकन कार्य की जांच अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है कहलाती है। An arrangement in which the accounting work of each individual is checked by other members is known as internal audit, external audit, internal check, test checking। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लेखांकन, जो अकाउंटिंग का काम हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है। तो वो व्यवस्था या वो तरीका जो होता है किसी संस्थान में जो अप्लाई किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं आंतरिक जांच, इंटरनल चेक कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिन जिन क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट ही कर रही हूँ उनको कई बार रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रहे, नोट्स बना लीजिए उनसे। ओके, क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, रिपीटेड है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समवर्ती लेखा परीक्षा किसका भाग है? कंकरेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, नन ऑफ द ऑप्शन। तो जो समवर्ती लेखा परीक्षा होती है किसका एक हिस्सा होती है? आंतरिक जांच प्रणाली की, सतत लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, कोई भी विकल्प सही नहीं है यहाँ पर। कई बार ऑप्शन आपका नन भी होता है, लेकिन यहाँ पर नन ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कई क्या है, जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा होती है। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सचिवीय लेखा परीक्षा इसके लिए एक प्रभावी उपकरण है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर इंटरनल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कॉर्पोरेट कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सचिवीय लेखा परीक्षा होती है किसके लिए एक अच्छा इफेक्टिव टूल कितना काम करती है? तो किसके लिए करती है? कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन के लिए, कॉर्पोरेट कंपाइलेंस मैनेजमेंट के लिए।
इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारा आज का ये टारगेट 25 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पर नेक्स्ट हम आपके 25 क्वेश्चन लेंगे जो आपके PYQ बेस्ड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड होंगे सबसे ज्यादा। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन इन 25 में आपके करेक्ट हुए हैं तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन से क्वेश्चन या कौन से आपका क्वेश्चन जो वीक है वो मुझे कमेंट करिए, जिससे कि उस सेटेड क्वेश्चन में ज्यादा लेकर के आप लोग के लिए आऊँ, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।